मोशन एंड फोर्स जो आपका चैप्टर है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में देख लें तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से है, लेकिन इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके एंट्री टेस्ट में लाजमी आते हैं। तो आपको जो है जो जो मैं बातें बताऊँ आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको रिमेंबर रखना है। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए साथ साथ सीखते रहेंगे, ताकि जो है हम बातों को सीखते भी रहें और हमें याद भी हो जाएं। क्योंकि अगर मैं आपको पहले बता दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। तो स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यूज़ हम लोग सॉल्व करना होंगे, उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए आपको ये करना है, जो जो बातें इस्तेमाल हो रही हों, जो जो आपको नई बातें लग रही हों, उनको आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप तमाम लेक्चर्स मेरे देखते हुए आ रहे हैं तो उसमें आपको यही बताता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें याद नहीं रहती। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चाहे आप अपने बनाएं चाहे आप किसी अपने क्लासमेट के ले लें, आपको शॉर्ट नोट्स लाजमी बनाने हैं, ताकि जब आपके पास टाइम कम रह जाए तो आप उनको क्विक रिवीजन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ देखते रहेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें नहीं आती वो सीखते रहेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको तमाम एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। तो हम जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो एमसीक्यू नंबर 1 में वो हमसे कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 4 सक्सेसिव सेकेंड्स इज़ 20, 25, 30 एंड 35 मिली आर रिस्पेक्टिवली। द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आपको जो है वो कह रहा है कि स्पीड है ऑब्जेक्ट की, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी जो स्पीड है आफ्टर 4 सक्सेसिव सेकेंड्स, मतलब 4 सेकंड के बाद जो है उसकी स्पीड पहले इतनी थी 20 थी, फिर 25 हुई, फिर 30 हुई और फिर 35 मिली पर आर हुई। सही है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा कि 4 सेकंड की बात की गई है और 4 सेकंड की बात होने के बाद उन्होंने कहा है कि हर सेकंड में आपकी जो स्पीड है उसमें जो आपकी वेलोसिटी है, बेसिकली आपको ये वेलोसिटी दी गई है। तो हर 4 सेकंड बाद, हर 1 सेकंड बाद जो है, देखें, हर 1 सेकंड हुआ तो 25 उसकी वेलोसिटी हुई, फिर उसके बाद 1 सेकंड हुआ तो 30 हुई, फिर उसके बाद 1 सेकंड हुआ तो कितनी हो गई भाई, उसके बाद 35 हो गई। तो इसका मतलब मैंने इसको ये डिटेक्ट कर लिया कि भाई मेरे पास जो टाइम पीरियड है ना भाई, वो टाइम क्या है, वो मेरे पास टाइम क्या है, टाइम तो 1 सेकंड है। अब मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूँगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं ये करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लूँगा भाई। मैं कोई भी एक पॉइंट लूँगा, मैंने ये वेलोसिटी का पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, या आप ये ले लीजिए 25 वाला ले लीजिए, 25 माइनस 20 का ले लीजिए। आपके पास जो है किसी भी पॉइंट से ले लीजिए, आपके पास जो बेसिकली एक्सेलरेशन आ रही होगी वो क्या आएगी, आपके पास एक्सेलरेशन आ रही होगी 5। कैसे भाई, देखें, हम एमसीक्यू नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 1 को सॉल्व करते हुए हम देख लेते हैं भाई, हमारे पास जो है 35 है, तो हमने 35 लिया, क्योंकि इसको हम v2 माइनस v1 करते हैं, तो हमने इसको 30 ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड कर दीजिएगा। अब 35 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा भाई, हमारे पास 5 आ रहा होगा। तो आपके पास बेसिकली 5, क्योंकि यूनिट देखें मिली पर आर सेकंड लिखा हुआ है, तो हम भी इस तरीके से लिख देंगे मिली पर आर। ओके जी भाई, ये बहुत आसान सा सवाल था। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड वोल्ट एवरेज वेलोसिटीज़ आर इक्वल, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ। अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है, तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी बॉडी के पास। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, जस्ट मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, आपको इजीली बहुत आसान एमसीक्यूज़ हैं, समझ आ जाएंगी। हमें न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है, या कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू होगी तो उसको भी देख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो वो एक्सेलरेटेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो इट इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, माइट भी एक्सेलरेटेड हो सकता है, एक्सेलरेटेड, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो होगा ऑलवेज एक्सेलरेटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ ओके, तो आपको आंसर दिया हुआ है। द नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द नेचर। तो नेचर में कितनी फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, आपको ये याद होना चाहिए। ये आप अगर जो स्टूडेंट हैं एफएससी के, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, अब क्योंकि ये 4 फोर्सेस फंडामेंटल प्रेजेंट है नेचर में। द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस। स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है।
क्यों? क्योंकि देखें, अगर हम ग्राफ बनाएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, ऐसे बनता है ना, ऐसे देखें, इस तरीके से बनता है v वर्सेस t ग्राफ। जो इसका ग्रेडियंट होता है, जो इसका स्लोप होता है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम एक्सीलरेशन कह रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? एक्सीलरेशन है। इसी तरह आपसे किसी और चीज़ के बारे में पूछा जाए, जैसे कोई और वर्सेस पे ग्राफ दे दिया जाए, तो जो जिसका फॉर्मूला होता है वो आप इजीली उसका आंसर में लिख देंगे। ओके भाई, अगर आपसे पूछा जाए तो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पूछना है कि आपके पास कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। नाइदर डिस्प्लेसमेंट और नॉर डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर। तो ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ई को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्केल और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से का डिस्टेंस होता है, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास अगर आप वो फासला कवर करेंगे तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कोई भी फासला जिसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन ना हो, आप कवर कर लें, तो उसे हम डिस्टेंस कह रहे होते हैं। ओके, तो एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसका जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है डिस्प्लेसमेंट के पास। अगर वेक्टर्स पढ़ा है तो उसमें आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन बिलो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड इज। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ऐसे एमसीक्यूज बहुत पूछ ले जाते हैं आपसे यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। तो हम ऐसे एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? देखें, इस एमसीक्यू को रीड करने का तरीका स्टूडेंट्स ज़रा देख लें। रीड करने का तरीका ये है कि वो आपसे कह रहा है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? आपको जब आपकी जो बॉडी है वो 10 सेकंड्स के फासले पे होगी, जब आपका जो टाइम होगा वो कितना होना चाहिए भाई? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड्स। तो आपको 10 सेकंड्स में आपको जो है वो पार्टिकल का डिस्टेंस कवर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है सीधा सीधा डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? या तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वो डायरेक्ट आंसर लगा के आए थे, वो देखते हैं भाई ये आधा है ये आधा है, तो हम जो है सीधा सीधा इसका आंसर 50 लगा के आ जाते हैं। या कुछ बच्चे जो होते हैं वो 100 लगा के आ रहे होते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको बेसिकली देखना है ट्राइंगल्स को। इसमें ट्राइंगल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसको सही है, ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे फिर आपका जो है आंसर आ रहा होगा। ओके भाई, हम ट्राइंगल को सॉल्व करें तो ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? देखें, ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है हाफ, और जो अभी साइड्स होती हैं उसे हम मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो मुझे टाइम गिवन है टोटल, जो कि टोटल टाइम गिवन है वो कितना है भाई? 10 सेकंड्स है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। उसके बाद जो है मुझे जो ऊपर का एरिया है जो कि ये वाली साइड है वो कितनी गिवन है? वो भी 10 गिवन है। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 कर दिया। अब मैं क्या काम करूँगा? 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो 5 10 सा 50, तो आपके पास 50 आ जाएगा। हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा होगा। ओके, क्योंकि स्पीड और हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है। तो हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया जो कि हमारे पास 50 मीटर आ रहा होगा। हम इसका एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, सीधा सीधा, बहुत आसान सा आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं अब हम। अच्छा जी भाई, तो नेक्स्ट एमसीक्यू में वो हमसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होता है। अगर आपके पास जो है एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वो कुछ इस किस्म का होगा। अगर आपके पास जो है वो डिसेलरेट कर रहा होगा तो डिसेलरेट का जो ग्राफ है वो कुछ इस किस्म से हो रहा होगा। आपके पास जो है वो इस किस्म के ग्राफ्स होते हैं, वो आपको जो है वो याद रखने हैं। अच्छा, एक और ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का जो कि ज़ीरो ग्राफ होता है। इसको ज़ीरो मोशन कह रहे होते हैं हम, वो ये ग्राफ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ज़ीरो ग्राफ कह रहे होते हैं। ओके भाई, हम ये कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर्स इज। स्टूडेंट्स, अगेन ये एनईडी नस्ट के टेस्ट में पूछी जा सकती है एमसीक्यू। इनफैक्ट एनईडी के टेस्ट में तो पूछी जा चुकी है एमसीक्यू, पिछले साल 2023 में स्टूडेंट से पूछी गई थी। तो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि भाई बहुत मुश्किल एमसीक्यू आ गई है, वो तो सॉल्व ही नहीं हो रही। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस एमसीक्यू को? बताइए भाई, कुछ आ रहा है आइडिया? अभी हमने जो है स्लोप वाले सवाल से सॉल्व करा है, एरिया निकाला था, तो इस सवाल में भी यही इम्प्लीमेंट करेंगे ना, इस फॉर्मूले को जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व करा था। यस,
यही करेंगे काम। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल ये गिवन है, एक ट्राइंगल ये गिवन है, और ये क्या गिवन है, और ये गिवन है हमें स्क्वायर गिवन है। ओके, ये हमें क्या गिवन है, स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हैं रेक्टेंगल गिवन है। अब मैं इसको रेक्टेंगल ले रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँगा मैं इसमें। ओके, तो और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मुझे ट्राइंगल गिवन है, एक ये ट्राइंगल गिवन है और एक ये ट्राइंगल गिवन है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल है ना मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, तो मैं पहले दो ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। उस एरिया निकालने के बाद जो है मैं क्या काम करूँगा, उस एरिया को ऐड कर, उसके बाद फिर मैं इसका रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल लूँगा, उसको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सही है, यही काम कर रहे होंगे हम, यही काम कर रहे होंगे। क्या करते हैं भाई, पहले इन दो ट्राइंगल का एरिया दे देते हैं। अगर मैं इन दो ट्राइंगल को 2 डेल्टा कहना चाहूँ तो सही बात है ना, 2a लिख दीजिए, मैं 2 डेल्टा कह रहा हूँ अभी इसको, तो 2 डेल्टा मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एरिया तो मुझे निकालना आता है, कैसे निकालेंगे देखें। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आ रहा होगा, देखें अगर मैं 10 देख रहा हूँ यहाँ से, ओके, और मेरे पास जो है यहाँ से लेके जो यहाँ तक का फासला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल फासला है वो मेरे पास कितना होता है भाई, देखें 0 से लेके 30, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 से लेके 10 तक का आ रहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरे पास, अगर मैं एरिया साइड देखूँ उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, तो मेरे पास 10 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया। अगेन मैं इसकी हाइट देखूँगा, अगर मैं इसकी हाइट देखूँ तो वो भी 0 से लेके 10 तक है। ओके भाई, 0 से लेकर 10 तक है, तो ये एक ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगेन प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन क्योंकि दो ट्राइंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या काम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50, 50 आ गया भाई, 50 मीटर आ गया। ओके, 50 प्लस 50 कितना बन गया, 100 मीटर बन गया। मेरे पास जो 2 डेल्टा आया है, जो इन दो ट्राइंगल्स का एरिया आया है, वो 100 मीटर आया है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे इसका भी एरिया निकालना है, क्योंकि ये भाई साहब भी इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। इसका एरिया कैसे निकालूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 0 से लेकर 10 तक है, और इसकी जो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 10 करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका भी डिफरेंस 10 आ गया, इसका भी 10 आ गया। इसका मतलब अगर आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे स्क्वायर के केस के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो वो निकलेगा 10 इंटू 10, तो वो भी कितना आ गया, 100 आ गया, 100 मीटर। अब इसको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या आ रहा होगा, 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स बहुत आसान MCQ है ये, अगर समझ ना आए तो दोबारा जाइएगा पीछे और समझ लीजिएगा। समझा देता हूँ भाई, देखें क्या करेंगे। सबसे पहले काम, ये हमारे पास सवाल था, हमने पिछला सवाल समझ लिया था, पिछला सवाल समझ लिया, तो ये वाला सवाल तो बहुत आसान है। दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, और ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ट्राइंगल का मुझे फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू हाइट कर दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। हाफ लेंथ को, जो आपके पास ब्रेथ होगी, लेंथ कह दीजिए इसको, लेंथ को मैं हाइट से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल के लिए लेके सॉल्व करूंगा। लेंथ कितनी है, 0 से लेकर 10 तक जाएँ तो कितनी है, 10 है ना आपके पास। इसी तरह 0 से लेकर 10 तक जाएंगे तो 10 है आपके पास हाइट। दो ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये आपके पास स्क्वायर है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ये लेंथ है। ओके, ये आपके पास जो है हमारे लेंथ इंटू हाइट करेंगे इसको भी सॉल्व करने के लिए हम। ये आपके पास यहाँ से लेके 0 से लेकर 10 तक का फासला हाइट हो गई, और यहाँ पे आपके पास ये जो साइड है, ये वाली साइड देखेंगे तो ये कितनी है हमारे पास, ये भी 10 है। तो इस MCQ को ऐसे लेके सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है। अगर ये वाली MCQ NET के टेस्ट में रिपीट हो सकती है, रिपीट होए तो डायरेक्ट इसको आंसर आपको याद होना चाहिए। ये मैंने जो आपको पास पेपर्स प्रोवाइड करें उसमें MCQ ये दी है, तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसी के से मिलती जुलती भी एक MCQ होती है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पिछले साल आई थी MCQ। अच्छा, नेक्स्ट MCQ को देखें तो MCQ नंबर 10 है, और MCQ नंबर 10 में वो हमसे कह रहे हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्ट्रेट लाइन। वट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल टाइम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। वो कह रहा है कि आपको स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को निकालना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 से लेके 4 तक के फासले को कवर करे, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक जाए, और तब आपको क्या निकालना है, तब आपको क्या निकालना होगा, आपको अपने ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगी, बेसिकली जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपको निकालना है।
या स्पीड निकालनी है आपको, बेसिकली स्पीड पूछी जा रही है कि आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मैंने, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या आ रहा होगा स्लोप। अगर वही मैं आपसे जो हमने यहाँ पे एमसीक्यू सीखी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था, जो ग्रेडियंट था, वो क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन आ रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अलावा अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या आ रहा होगा, इसका स्लोप मेरे पास क्या आएगा भाई, इसका स्लोप आ रहा होगा मेरे पास वेलोसिटी। तो मुझे वेलोसिटी को बेसिकली निकालना है, सही है। मैंने सवाल देखा ही नहीं, मैंने बस ये देख लिया भाई द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा यूनिट से भी पता चल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, देखें यहाँ पर अगर 2 से लेके 4 तक का फासला है, 2 से लेके 4 तक आपका एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ग्राफ को और से देखें, ये 2 है, 2 सेकंड से टाइम गिवन है, 2 से लेके आपके पास 4 सेकंड देखिए 4 सेकंड ये रहे 4 सेकंड से, और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक जा रहा है। जब वो यहाँ तक जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखें 10 से वो जा रहा है 30 पे, 10 से 30 पे। तो क्या काम करेंगे भाई, हम ये काम करेंगे 30 माइनस 10 करके देख लीजिए, तो 20 आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 20 आपका आ रहा होगा डिस्टेंस। जब ये 20 आपका डिस्टेंस आ जाएगा, इसको मैं मीटर लिख देता हूँ 20 मीटर। जब आपका 20 डिस्टेंस आ गया तो मुझे क्या निकालना है, और टाइम कितना गिवन है मेरे पास 2 सेकंड्स, 4 माइनस 2 करें तो टाइम आपके पास टोटल टाइम आ रहा होगा 2 सेकंड्स का। क्यों, क्योंकि देखिए 2 से 4 सेकंड्स की बात हो रही है, 4 से 2 की नहीं हो, 4 से 5 की नहीं हो रही, 2 से 4 की हो रही है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 सेकंड्स आपके पास टाइम है, 2 सेकंड्स का बेसिकली टाइम है। अब मुझे फॉर्मूला पता है डिस्टेंस या वेलोसिटी निकालने का। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एस मल्टीप्लाई बाय टी होते हैं ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, यही फार्मूला होता है। तो हम जो है अब निकाल रहे होंगे, नहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी। तो एस अपॉन टी होता है फॉर्मूला इसका। अब हम क्या काम करेंगे, मुझे डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस क्या है भाई, हमने अभी निकाला जो कि 20 है, तो 20 डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम 2 सेकेंड्स था, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास वेलोसिटी आ रही होगी। सही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यही इसको हमने अप्लाई किया हुआ है इस फॉर्मूले को, और यही हमारे पास आंसर आ रहा होगा, बेसिकली इसका 10 आंसर है। ओके सो वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 11। अब हम एमसीक्यू नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू नंबर 11 को सॉल्व करते हुए हम बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है, इसको अगेन देखते हैं। द ग्राफ स्टूडेंट्स, ये ग्राफ के जो एमसीक्यूज़ है ना, बस आप इनको अच्छे तरीके से याद रख लें, ऐसा ना हो कि आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप जो है चैप्टर ही पढ़ना छोड़ दें। भाई कुछ एमसीक्यूज़ इसलिए दी गई हैं, ये ग्राफ की जो एमसीक्यूज़ होती हैं, इस तरीके की एमसीक्यूज़ आती हैं, यही डिफरेंस बनाते हैं, यही एमसीक्यूज़ डिफरेंस बनाती हैं एक उस स्टूडेंट में जिसके जो है वो 80+ मार्क्स आ रहे होते हैं। अगर आप नस की बात करें तो उसके 140 150 मार्क्स आ रहे होंगे, 130 आ रहे होंगे, वो एक अच्छा स्टूडेंट होगा। अच्छा, तो वो डिफरेंस बना रहे होते हैं उस स्टूडेंट में जो कि अच्छे मार्क्स गेट कर रहा होता है नस के एंटी टेस्ट में। इसी तरह अगर आप एनईडी की बात करते हैं तो एनईडी में 80+ स्कोर कर रहा होगा, 90+ स्कोर कर रहा होगा। तो यही डिफरेंस होता है जो बच्चा ऐसे मुश्किल एमसीक्यूज़ को भी समझ के जाता है। वरना अगर आप कम स्कोर करना चाहते हैं तो इन एमसीक्यूज़ को ना देखें भाई, लेकिन आपको समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आती हैं आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को चेक करना होता है। वो आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, तो ये ऐसी एमसीक्यूज़ आपसे थोड़ी पूछी जा रही होती हैं, ऐसी एमसीक्यूज़ वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, तो आपसे थोड़ी मुश्किल एमसीक्यूज़ तो पूछी जाएंगी। सही है। अच्छा, अगर हम एमसीक्यू को देखें तो एमसीक्यू क्या है भाई, एमसीक्यू हमारे पास है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम फॉर ऑब्जेक्ट इन मोशन ड्यूरिंग विच इंटरवल इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग। तो किस इंटरवल में आपके पास जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रही है। तो आप ये देखेंगे ग्राफ को, अगर मैं देखूँ तो ग्राफ जो है ना हमारे पास किस चेंज होगी। देखिए आपके पास ग्राफ गया ए से लेके बी तक, उसके बाद गया आपके पास कैसे गया, आपके पास बी से लेके सी तक गया, फिर सी से लेके डी तक गया। और यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो तो स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल में स्पीड चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने आपको ग्राफ समझाया था, अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का जो मैंने आपको ग्राफ समझाया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि देखें यहाँ पे कि ग्राफ जो होगा इस तरीके का अगर ग्राफ होगा तो इस तरीके का एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, या वेलोसिटी का भी आप इसी तरीके से कह सकते हैं, ये डिक्रीजिंग केस होता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो है ना वो चेंज हो रही है स्पीड। तो अगर हम देख लें तो भाई देखें स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल इसका आंसर है।
क्योंकि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही होगी। अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप और ग्रेडियंट क्या होगा भाई, ग्रेडियंट हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। The force which resists the motion of one surface on another surface is known as force of friction। force of friction कहलाती है। स्टूडेंट्स ये वाले एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर 13, और इसमें जो है आपको क्या याद रखना है भाई, इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी ऐसे ब्लॉक्स के केस दे दिया जाए और आपको 3 मासेस दिए जाएं, स्टूडेंट्स मुझे ये पता है फोर्स का फॉर्मूला, सही है। देखें 3 blocks of masses m1, m2 and m3 kg are placed in contact with each other on a frictionless table। बहुत लंबी स्टेटमेंट है, सही है। अब फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द हैवीएस्ट m1, ओके सही है, मसला नहीं है। द एक्सेलरेशन ऑफ m3 विल बी, तो आपसे जो है बेसिकली एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताएं कि तीनों बॉक्सेस हैं, तो तीनों बॉक्सेस में जो एक्सेलरेशन है उन सबकी एक्सेलरेशन तो सेम होगी ना, क्योंकि यार सबके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि एक पहले बॉक्स की अलग एक्सेलरेशन है, दूसरे वाले की अलग है, तीसरे वाले की अलग है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ओके मसला नहीं है। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू एम ए, ओके सही है। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F अपॉन एम, ओके। 3 बॉडीज़ हैं, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि मास तो तीनों का है ना, तो ये बन गया आंसर आपका। ऐसी एमसीक्यूज आपसे जस्ट आपका टाइम जो है यूटिलाइज करने के लिए पूछ ली जाती हैं। लास्ट में लाइन देखिए, तो लास्ट में लाइन लिखी है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी m3। तो भाई ये कैसी बात है, m3 की एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यार, भाई ऐसे ही निकालेंगे ना, क्योंकि तमाम बॉडी से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो तभी हम एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे इनकी, ओके। एमसीक्यू नंबर 14 को देखते हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके सामने शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से आपको इजीली समझा दूंगा, सॉल्व नहीं करूँगा। इन द फिगर शो 3 ब्लॉक्स हैं, वो कनेक्ट हैं बाय द कॉर्ड एंड बीइंग पुल्ड अक्रॉस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड बिटवीन 5 kg एंड 10 kg। आपको वो कह रही हैं आपको टेंशन को निकालना है। अच्छा जो स्टूडेंट्स नस वाले, नस के सिलेबस में ये नहीं है तो वो आप लोग मत देखिएगा, एनईडी वाले स्टूडेंट्स देख लें। नस वाले आगे बढ़ जाएं, अगर सीखना चाहते हैं तो देख लें, वरना नस वाले स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो क्योंकि उनके सिलेबस में ये जो टेंशन वाले केसेस हैं वो नहीं है। इन द फिगर शोज, ओके। तो हमें यहाँ पे किसको निकालना है, हमें टेंशन को निकालना है स्टूडेंट्स। तो टेंशन को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखें पहले आपको जो हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है वो 10 kg का दिया गया है एक ऑब्जेक्ट, इसी तरह आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 kg का, एक और है 5 kg का। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। उस स्ट्रिंग में अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उसमें फोर्स पाई जाती है और जो कि टेंशन होती है, टेंशन पाई जाती है स्ट्रिंग के केसेस में, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का केस है तो हम टेंशन यहाँ पाई जा रही होगी। अच्छा यहाँ पर आपको वो कह रही हैं कि जो आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि 100 न्यूटन की लग रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा ये वाला जो डायरेक्शन है ना स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और जो टेंशन लग रही है, देखिए टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये नेगेटिव है। यहाँ पे आपको नेगेटिव फोर्स लग रही होगी और यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो पॉजिटिव फोर्स लग रही होगी। मतलब क्या है, टेंशन यहाँ पर अगर होता तो पॉजिटिव लेते, यहाँ है तो क्योंकि आप नेगेटिव लेंगे। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड बिटवीन 5 and 10 kg। 5 और 10 kg के दरमियान की जो टेंशन है ना उसको निकालना है। तो इसके लिए मुझे फार्मूला याद है, जो कि फार्मूला क्या है भाई, मेरे पास है फार्मूला F माइनस टी इज़ इक्वल टू F। ये फार्मूला है, F माइनस टी इज़ इक्वल टू एम ए। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना निकालने के लिए। यहाँ पे अगर क्योंकि ये वाली फोर्स मुझे पता है ये 100 है, टेंशन निकाल लूँगा, मास पता है, एक्सेलरेशन क्या पता है अभी नहीं, एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, देखें इन तमाम मासेस को ऐड करें, तमाम मासेस को ऐड करें। अभी ऊपर फार्मूला सीखा, अभी सीखा फार्मूला F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सीख लिया ना। तो यहाँ पर F फोर्स क्या है, 100 है, तमाम मासेस को ऐड करें, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो 100 अपॉन 20 करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन आ गई, ओके। इस फॉर्मूले में F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए में आप जो है क्या पुट करें, आप अपनी एक्सेलरेशन को पुट करें, और फोर्स की वैल्यू को पुट कर लें। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे आपके पास जो है टेंशन निकल कर आ जाएगी। और टेंशन क्या है, एक फोर्स है, तो टेंशन जो है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। तो 50 न्यूटन आपका आंसर आ रहा होगा, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे होंगे आई गेस आप लोग, क्योंकि जो है लाइट चल रही है तो ज़रा मसला होता है।
तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा भाई। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ज़रा मैं पेपर चेंज कर लूँ। ओके, एमसीक्यू नंबर 15 है और एमसीक्यू नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अच्छे एमसीक्यूज़ आएंगे स्टूडेंट्स। अब ग्राफिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़रा कम हो गई हैं, तो अब हम उनको देख रहे होंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। कुछ आसान आसान भी होंगे, उनको देखेंगे। अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 50 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द डिस्टेंस बॉडी मूव टेक टू स्टॉप। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या निकालना है, आपको बेसिकली यहाँ पे टाइम को निकालना है। अच्छा, मुझे जो है क्या क्या गिवन है, यहाँ पर मुझे फोर्स को गिवन है, यहाँ पर मुझे मास गिवन है, यहाँ पर मुझे जो है वेलोसिटी गिवन है और मुझे टाइम निकालना है। तो मुझे फार्मूला पता है स्टूडेंट्स। ये तमाम चीज़ें किस फार्मूले में आ रही होती हैं, मैंने फार्मूला पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। ओके, फोर्स तो गिवन है। मोमेंटम का एक और फार्मूला पढ़ा है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर लिख दिया। इसी तरह टाइम, अब टाइम निकालना है तो टाइम को उधर भेज दीजिए। टी इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन एफ। एम वी अपॉन एफ वैल्यूज़ को यूज़ करें, आंसर आ जाएगा विच इज़ 10 सेकेंड। मास गिवन है। अब स्टूडेंट्स ये तो नहीं बता सकता कि भाई कैसे पुट करनी है, तो बहुत आसान है। मास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। मास 50 है, वेलोसिटी 20 है। उसके बाद टाइम आपको निकालना है तो वो निकाल लीजिएगा। 100 न्यूटन की फोर्स है। एमसीक्यू नंबर 16 को देखें। एमसीक्यू नंबर 16 में मोमेंटम निकालना है जस्ट, तो वो इजीली आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही आसान है, तो आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें आपसे पूछ रहे हैं एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज़ 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम मास है, मसला नहीं है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर का केस है, तो अब हमें तो चेंज करना ही नहीं है क्योंकि 1 यूनिट पीछे चल रहा है। अगर वो चेंज करने का कहता ये ग्राम, ये केजी में होता और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता, फिर हम ऐसा यूनिट्स में जाते। अभी तो हमें जाना ही नहीं है। एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड्स इट्स मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आसानी कर दी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो गिवन है, लेकिन मुझे क्या गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है। अच्छा, मुझे वेलोसिटी नहीं गिवन, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है और क्या चीज़ गिवन है, मुझे क्या टाइम गिवन है, टाइम गिवन है। यस, 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स का टाइम गिवन है और मुझे पता है एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो निकल जाएगी। ए इज इक्वल्स टू मुझे वेलोसिटी को निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम को मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ से डेल्टा वी निकाल जाएगा। एक्सेलरेशन हमें कितनी गिवन है, 20 गिवन है, तो 20 और टाइम कितना है, 8 सेकेंड्स का है। 20 को 8 से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ रहा होगा भाई, हमारे पास 160 आ जाएगा, जो कि 160 आ जाएगा। अब 160 आ गया तो 160 आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब मास गिवन है, मास कितना गिवन था आपको, 100 गिवन था, तो 100 कर दीजिएगा। स्टूडेंट जो बच्चा नोट्स बनाएगा ना वो, अच्छा मेरे कोई बैच का स्टूडेंट है तो जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा अच्छी तरीके से एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस बना रहा होगा, मुझे ज़रा सेंड कर देना, क्योंकि मैं आज बड़े जो ना जस्ट सॉल्यूशन आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा ये। ओके, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स न्यूटन्स ये जो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो यही आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मोमेंटम की अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। The total linear momentum of an isolated system remains constant. This is the statement of law of conservation of linear momentum की statement है ये। A collision in which both kinetic energy and momentum are conserved is known as elastic collision. Students ये याद रखें, एक ऐसा collision जिसमें kinetic energy और momentum both conserved रहें उसे हम elastic collision कह रहे होते हैं। ओके, और जिसमें जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रह रही हो तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, आपके पास जो है वो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन इलास्टिक कोलिजन कह रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQ, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन रिक्वायर्स बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी। तो जो आपके पास गन जो है वो पीछे की तरफ आती है, रिकॉइल होता है। अगर आप फायर करेंगे तो रिकॉइल होता है गन का, तो वो लेस देन द
बुलेट से थोड़ा कम होता है, ऐसा ना हो, क्योंकि बुलेट की जो स्पीड इतनी होती है, अगर उसी की स्पीड से रिकॉयल होगा तो आप तो भाई साहब गए। क्यों? क्योंकि जो गन चला रहा होता है फिर उसका क्या हाल हुआ, वो उसी बुलेट की स्पीड से जो है वो रिकॉयल हो रहा है, जो आपका गन का भी रिकॉयल है। अब रिकॉयल समझते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर आप फायर कर रहे हैं तो देखें, कोई भी अगर आप फायर करते हैं ना तो रिकॉयल का मतलब ये होता है कि आपकी जो गन है ना, जैसे आपने कोई भी गन चलाई तो अब वो रिकॉयल होता है पीछे की तरफ, बैकवर्ड एक फोर्स लगती है, उसे हम रिकॉयल कह रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स गेम वगैरह खेलते हैं, बहुत मशहूर गेम्स हैं, पबजी है, फ्री फायर है, ये गेम्स अगर आप खेल चुके हैं तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा रिकॉयल के बारे में। जिस गन का रिकॉयल ज़्यादा होता है वो यूज़ नहीं करते आप लोग गेम्स में। अच्छा, ओके सो स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पर MCQ नंबर 23 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्योंकि जो है ज़रा सा रिकॉर्डिंग में मसला हो गया तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ इसी तरीके से सॉल्यूशंस और MCQ की एक्सप्लेनेशन शेयर कर दूँ मैं। MCQ नंबर 23 में वो हमसे कह रहे हैं, अ बॉक्स ऑफ मास 6 kg स्लाइड्स विद स्पीड v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। इफ़ इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 pieces, one piece with mass m1 2 kg in the same direction with velocity v1 8 meter per second, the velocity of the second piece is। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स था जिसका जो मास था वो पहले 6 kg था और उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी। अब हमारे पास वो जो बॉक्स है वो सडनली एक्सप्लोड हो गया, टूट गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक पीस जिसका जो मास बना वो 2 kg बना और वो मूव कर रहा है उसी सेम डायरेक्शन में जहाँ पे बॉक्स जो था वो मूव कर रहा था, और किस वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, जिसको उन्होंने v1 का नाम दे दिया। वो कह रहा है कि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सेकंड बॉक्स की, सेकंड पीस की, सेकंड टुकड़े की, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमें उसका मास ही नहीं पता जो हमारा जो सेकंड बॉक्स है, लेकिन आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, आपको शॉर्ट ट्रिक पता है। आप क्या काम करेंगे, आपने ये अपना दिमाग लगाया क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपने ये देखा कि मेरे पास जो मास है, मास की वैल्यू पहले कितनी थी, 6 थी। अगला जो बॉक्स टूटा, जो उसका पीस था, उसका जो पीस का मास बना m1 इज़ इक्वल टू 2 kg। तो 6 - 2 करूँ तो मेरे पास जो हमारा दूसरा जो मास होगा, जो m2 बॉडी होगी, जो दूसरा पीस होगा, उसका मास आ जाएगा। या ये देखें भाई, एक पीस जो आपके पास बॉडी थी 6 kg की बॉडी थी ना, उसका जब वो टूट गया तो जो आपके पास एक बॉडी बनी उसका जो मास था वो 2 kg है। तो अब कुछ मास, जो बाकी सारा जो मास बचा, 4 kg का ही मास बच रहा है, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो वो m2 बॉडी का मास होगा, ऑब्वियसली m2 बॉडी का मास होगा। सही है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। जो m2 है हमारे पास वो कितना आ गया, हमारे पास m2 आ गया 4, तो मास आपके पास बन गया 4। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज़ कर लेंगे, v इज़ इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। हम इन यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद जो है हम यहाँ पर अपना आंसर ईजिली निकाल रहे होंगे स्टूडेंट। सही है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv माइनस m1v1, ये हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ से आपका आंसर आ रहा होगा जो कि 2 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा। MCQ नंबर 24 को देखें तो 2 bodies of x mass 4 kg and y mass 6 kg have same linear momentum. If the kinetic energy of a body y is 48 joule, then kinetic energy of a body x is, आपको kinetic energy of a body x निकालनी है। ओके तो हम यहाँ पे काम ये करेंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कहीं भी जिक्र आ जाए, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आ जाए, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है जो कि आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये करेंगे कि आपको मास गिवन है 2 बॉडीज ऑफ x मास 4 kg एंड y मास 6 kg, आपको x का मास गिवन है, y का मास गिवन है, सेम मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी आपको y की गिवन है, आपको जो है किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है x बॉडी की। अच्छा, मुझे ये पता है स्टूडेंट्स, मुझे निकालना ही है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे करने के लिए मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम का स्क्वायर चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए और अपॉन 2m चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है मुझे। मैं क्या काम करूँगा यहाँ पर, मुझे क्योंकि देखें x बॉडी है तो x बॉडी का मोमेंटम क्या मुझे पता है स्टूडेंट्स, क्या मुझे x बॉडी का मोमेंटम पता है?
नहीं पता। क्या मुझे वाई बॉडी का मोमेंटम पता है? क्योंकि दोनों का सेम मोमेंटम है, दोनों का सेम मोमेंटम है। अगर मुझे एक का भी पता होता तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँगा, लेकिन नहीं, मुझे जो है वाई बॉडी का भी मोमेंटम नहीं पता। लेकिन मुझे एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि वाई बॉडी है, और वाई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दे दी। वाई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी गिवन है और वाई बॉडी का मास भी गिवन है। ओके, तो मैं यहाँ से मोमेंटम निकाल सकता हूँ। पहले मैं वाई बॉडी का मोमेंटम निकालूंगा। जब मैं वाई बॉडी का मोमेंटम निकाल लूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का सेम लीनियर मोमेंटम है, एक्स का और वाई का, तो वहाँ से ईजिली मैं क्या निकाल लूँगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या भाई समझ नहीं आ रहा? सॉल्यूशन को देखें। पहले हमने वाई बॉडी का क्या निकाला? वाई बॉडी का हमने क्या निकाल लिया? वाई बॉडी का हमने मोमेंटम निकाल लिया। अब क्योंकि दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम सेम है तो हमने मोमेंटम की वैल्यू को यूज़ किया, मास जो है हमने एक्स बॉडी का पुट करा, और यहाँ से हमने ईजिली अपना आंसर निकाल लिया, जो कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी एक्स बॉडी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द इम्पल्स? स्टूडेंट्स इम्पल्स क्या होता है? स्टूडेंट्स इम्पल्स आप ये याद रखें, जो मैग्नीट्यूड होता है, बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है आपका मोमेंटम का, उसे हम क्या कह रहे होते हैं? जितना मोमेंटम आपकी बॉडी जो है वो कवर करेगी, जो भी आपका मोमेंटम होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम इम्पल्स कह रहे होते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? I इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय T। ये फार्मूला होता है हमारे पास इम्पल्स का। तो हम इजीली इम्पल्स निकाल लेंगे। या याद रखें, आपके पास जितना मोमेंटम है उतना ही इम्पल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बाकी के जो MCQs हैं इनको जो है हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। जो है इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।